जय हिंद आप सभी को। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्याख्यान। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ाते हैं नेट जेआरएफ टीएसटी और पीएचडी, लेकिन अगर हम लोग वही पढ़ाएंगे तो फिर वर्णमाला कौन पढ़ाएगा आपको, यानी कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए कौन पढ़ाएगा, है ना। और अप्रैल में आपका बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए हम लोग एक दो क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। केवल व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साहित्य की कोई बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि वर्णमाला पढ़ेंगे, संधि समास पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, और अपना क्रिया विशेषण हो गया, और संज्ञा है, सर्वनाम है, उपसर्ग प्रत्यय है ना, और संधि है, समास है, ये सब चीजें हम लोग इसमें कुछ मतलब 7-8 टॉपिक मिला जुला के, बाकी जैसे पर्यायवाची हो गया और विलोम हो गया, ये सब आप लोग अपने से तैयार करेंगे, है ना। इन सब के लिए कौन पढ़ेगा, क्योंकि शब्द हैं, शब्द आप जितना खुद से पढ़ेंगे उतना तैयार होगा। मतलब साहित्य की आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उतने ही शब्द आपके तैयार होते जाएंगे। लेकिन जो व्याकरण के कुछ मतलब कि समझने लायक चीजें हैं उनको हम लोग 7-8 टॉपिक को पढ़ेंगे इसमें। और ये व्याख्यान स्पेशली यूपी बीएड वालों के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए। तो चलिए हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा नहीं करेंगे कि नहीं वो साहित्य कृतियां नहीं रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वर्णमाला, जो पहली ही टॉपिक है, और इससे 3-4 क्वेश्चन आप लोग मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। कभी मतलब कोई चारण स्थान को लेकर के हो जाएगा, कभी अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन लेकर के मतलब क्वेश्चन आ ही जाते हैं 3-4। कुल मिला 50 क्वेश्चन पूछने हैं, तो 50 में से 3-4 तो आ ही जाएंगे इसमें से, है ना। चलिए, तो क्या मतलब हम लोग 3-4 क्वेश्चनों का, यानी कि अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन या 3 नंबर का है तो आपको मतलब 10-12 नंबर, और ऐसे अगर क्वेश्चन में देखें तो 3-4 क्वेश्चन का जुगाड़ यहाँ से हम लोग करेंगे। तो चलिए, ये वर्णमाला यानी कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा का वर्णमाला, तो जरा एक बार समझ लेते हैं हम लोग आज के व्याख्यान में कि चीजें कैसे चलती हैं। देखिए जरा, लिखना शुरू कर दिया लोग, कॉपी कलम हमारे साथ निकालेंगे, चीजें नोट करते हुए चलेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे केवल सुनने से काम चलने वाला नहीं है। लिखिए, हिंदी भाषा, है ना। ये हिंदी भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, हिंदी भाषा हम लोग आज वर्णमाला पढ़ने जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिंदी का तो परिचय हो जाए एक बार कि आखिर हिंदी क्या है। तो जब हम लोग हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा तो बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं एक बार हिंदी क्या होती है। अगर आपको कहना है कि हिंदी क्या है तो आप कह सकते हैं कि हिंदी क्या है, एक आधुनिक आर्य भाषा है। लिखिए, हिंदी क्या है, हिंदी आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, जो भारत की राजभाषा है। अब एक क्वेश्चन इस तैयार हो गया, भारत की राजभाषा क्या है, जो भारत की राजभाषा है एवं इसकी लिपि देवनागरी है ना। अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। और अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय होता है, खैर उससे पछले में अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को बस इतनी सी बात जाननी है। अगर कोई पूछ ले कि हिंदी क्या है तो आप कहेंगे कि गुरुजी हिंदी आधुनिक आर्य भाषा है, और यही हिंदिया भारत के समय क्या है, राजभाषा है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। इतनी बात आप लोग समझेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अगर साइड में जाते हैं थोड़ा सा, आप नोट करेंगे इसको। चलिए मिटाएं, ये तो बात हो गई हिंदी की। अब बनाइए भाषा का होती है, देखते हैं हम लोग। अगर भाषा की बात करें तो कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अभिव्यक्ति यानी कि जो बतिया आप रखेंगे, अपने भाव को रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे, अपनी बातों को अगर किसी के सामने रखेंगे तो किसके माध्यम से रखेंगे, भाषा के माध्यम से रखेंगे। तो लिखिए इसको कि भाषा विचारों, भावों
विचारों भावों के अभिव्यक्ति का माध्यम है, के अभिव्यक्ति का माध्यम है। कहें गुरु जी खाली हिंदी भाषा ही होता है कि कौनो भाषा हो? तो कौनो भाषा हो, अगर कौनो भाषा है तो क्या करेगी? खाली हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर देगी दूसरों के सामने, है ना, कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। भाई कहेंगे तो कोनो भाषा से कहेंगे, तो है क्या है? भाषा है। आप अगर इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का क्या है? माध्यम है। आप लोग लिखिए, तब तक हम डाल देते हैं इंक थोड़ा सा। भाषा संप्रेषण का क्या है? माध्यम है। चलिए, अभी संप्रेषण का हुआ। संप्रेषण का मतलब यह है कि कुछ हम कहेंगे तो आप सुनेंगे और आप कहेंगे तो हम सुनेंगे, ही क्या है? संप्रेषण है। यानी कि बातों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण है। तो भाषा का काम करेगी, हम कोनो भाषा बोलेंगे, जैसे हिंदी की खड़ी बोली बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, और उधर से अगर आप कुछ कमेंट में लिखेंगे तो उसको हम समझेंगे, देखेंगे, तो ये क्या है? भाषा है। चलिए इसको मिटाएं। चलिए, अब अगर भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी हमारी और आपकी बातों का माध्यम है, तो हम आप बात कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ लिख के कहें, आप कमेंट में लिखें, हम पढ़ेंगे उसको। एक तरीका ये, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा हो सकती है, एक मौखिक भाषा हो सकती है। लिखिए, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक, मौखिक, और नंबर दो पे कौन आएगी? लिखित। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, नंबर एक मौखिक और नंबर दो लिखित। तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे गुरुजी अगर कुछ लोग इशारा के माध्यम से समझाएंगे तब, है ना, यानी कि सांकेतिक भाषा। कहें गुरुजी तीसरा एक और होता है जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। लेकिन आप हमको ये बताइए कि सांकेतिक भाषा में व्याकरण में आएगी? व्याकरण में तो दुइये ना आएगा, या तो बोलेंगे या तो लिखेंगे। अब सांकेतिक में कौन सा व्याकरण आएगा? तो इसलिए हम लिखाए हैं कि मुख्य रूप से क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक लिखित और एक मौखिक, है ना। इस सांकेतिक वाली हम लोग रख लेते हैं, लेकिन व्याकरण में इसका कोई उपयोग नहीं है, इतना समझ लीजिए, इतना नोट करिए। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक एवं लिखित। सांकेतिक भाषा तीसरी होती है। लेकिन तीसरी वाली हम लोग क्रॉस करेंगे, नहीं कहेंगे कंफ्यूजन हो गया, खाली जानते रहिए। चलिए, अब जरा देखिए, हम लोग जरा देखते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? गुरुजी वर्ण होती है कि ध्वनि होती है? आज तक समझ में नहीं आया, और एक नंबर इसी बात पे आएगा बीएड में, है ना, तो कहीं वो न चला जाए। तो जरा देखिए, जब भाषा का द्विरूप हुआ है, एक का नाम है मौखिक, अभी लिखे हैं ना भैया, एक का नाम हुआ मौखिक, एक का नाम हुआ है लिखित। तो अगर भाषा के लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, तुरंत कहा वर्ण। अगर भाषा का मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कह के रह जाए क्यों? का बात ध्वनि। ध्वनि का मतलब कि सुन के रह जाए क्यों? भाई मौखिक रूप से कुछ कालगल मुहेश कुछ कालगल सुन के रहिला तो ध्वनि। अगर वह बतिया करिए पे लिख के क्यों बता दल तो वही बतिया कर ले हुआ।
यानी कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई के वर्ण और भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई के ध्वनि। इतनी बात समझ आई काम। एक बात और समझ ला, अक्षर अक्षर के कहल जाला। एक तो तरीका ये अक्षर जन कभी छरित न मतलब उसे छोट कुछ न हो, लेकिन सबसे शुद्ध बात ही कि अगर कौनो बात मौखिक रूप से कहल गई एक बात कहले बाद वो सीधा अंतराकाश में फैल गई, वो हो गल अक्षर। बात समझ क्या, यानी कि ध्वनिया वाले के कई बार का कहल जाला अक्षर कहल जाला। इतना समझना का। अब जब इतनी बात समझ में आ गई कि जौने के लिख जाई ओके वर्ण कहल जाई, जौने के खाली कह के रह गल गल ओके ध्वनि कहल जाई। एमएस पढ़े कौन पड़ी भजन लिखित रूप में रही पढ़े पड़ी, जिनका कह के कहीं चल गई बात खत्म भइल। तो अब हम पढ़ ले वर्ण। वर्ण वर्णवा के लिख लतन कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वो वर्ण कहते हैं, ये बच्चे लिख ला कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। इत हो गल वर्ण। अब यही वर्ण से का बन गया वर्णमाला। अब हम लोग के थोड़ा पा गए अपने मेन टॉपिक पे आ गई। ये तक बैकग्राउंड का बात रहा, इतनी बात जानना बहुत जरूरी है अगर हिंदी से जुड़े थे तब। अब वर्ण से का बनल वर्णमाला। जाहिर सी बात है जब वर्णवे के वर्णमाला बनावल गई यानी वर्णवे से माला बनावल गई तो वर्णमाला में का हुई बहुत सारा वर्ण हुई है। यानी कि वर्णमाला की परिभाषा यह कहल गई कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अरे परिभाषा पूछ रहे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं गुरुजी वर्णमाला कहते हैं। कि जब एक से वर्ण जान गिला तो इसे मारे के वर्ण वही हुई, जब मारे के वर्ण हुई तो वर्णमाला कहल जाई। तो सिंपल सी बात है। चलो इतनी बात हो गई। अगर इतनी बात हो गई तो तन और जाना आगे बढ़ा। अब सबसे बड़ी बात आ गई जब वर्ण का व्यवस्थित समूह भयल यानी जब वर्णों का व्यवस्थित समूह भयल वर्णों का है बात नहीं थे कि मारे के वर्ण हुई तो कहने मतलब कै वर्ण हुई भाई, जब मारे के वर्ण है तो कै वर्ण हुई। तो अब तक तो डिबेट रहा कोई 52 वर्ण हो, लेकिन अब कहीं कहीं सुने में और का हो गया 53 वर्ण हो गया यानी एक से बढ़ गया। एक से बढ़ कौन गया ओके बोलल तो संभव है ना हो लेकिन ओके लिखल कुछ कुछ ऐसे जाला है ना, ऐसा ना मतलब ऐसे इधर से भी और इधर से लिया एक बार ऐसे ल टाइप के जोन बनाला एक ई हो एक डिबेट हो ना पड़ जाई। ई जानत रहा कि नया एक और आ गया हो वर्णमाला में अब 53 संख्या मानल जाता है, लेकिन अभी हम कितना पढ़ जाई 52 कि वर्णमाला में गुरु जी कै संख्या है कुल वर्णन के 52। तो लिखा नहीं 52 कैसे कैसे है 52 गिनने की पड़ी ना, ऐसे लिखा 11 फिर लिखा 33 फिर लिखा 4 फिर 2 फिर 2। अगर 53 करे हो तो प्लस 1 कर ले बात छोड़ के मन अलगे कर ले प्लस 1 के लाने कर ले क्या गिनल जाता ना गिनल जाता वो। तो 33 है 11 44 44 4 48 2 50 2 52। ई जन 11 संख्या है एक एक का स्वर 11 का बा स्वर। 35 वाले को दरिया तब जाने गिला का कहे क्यों व्यंजन कह देवे क्यों 35 वाले का देखियो व्यंजन कह देवे। 4 वाले के संयुक्त व्यंजन कहे क्यों कहा गुरु जी 4 ठे संयुक्त व्यंजन होला। 2 ठे वाले के का कर उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन
उत्क्षिप्त का मतलब जो उठा के फेंक दोल गल होने के तो उत्क्षिप्त का उत्क्षिप्त कहल जाला। और ई द्विवालिंग है का बा अयोगवाह। अयोगवाह है एक ठे जन नयका लाल बेचारा, अगर के लिखे के मन हो तो लिखिला और नहीं लिखे के मन हो तो कोनो बात ना, यही से बनाला। अगर 53 करे खुद तब नहीं 52 तक यहीं भले। इतनी बात समझ में आई। ऐसे लिखा 11 33 4 2 2 स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन और अयोगवाह इतना बना हुआ कॉपी पे। इस संख्या वैसे पूछ जाले कि क्या संख्या हो, है ना। अब इनमें कोनो कंफ्यूजन है ना, इनमें 13 से लिखल ना हो कि तू कंफ्यूजन कर स्वर में 13 संख्या हो ले भाई, 11 लिखल हो नहीं यहाँ, बस बात खत्म। स्वर संख्या कितना 11। अभी कंफ्यूजन करा ली कोनो बात है ना कि 13 होला कि 11 होला, यहाँ 13 लिखल हो, 13 ना लिखल हो तो ना हो ले, बात खत्म। चला मिटाओ थे। अब हेडिंग बना हुआ स्वर। अब हेडिंग बनी हमने इनका कहा स्वर। जौन संख्या कितना होले 11, 13 ना क्यों कही। इनमें कौन कौन वर्गीकरण होला, ह्रस्व स्वर, एक हुई दीर्घ, एक ए में और वाला जो नाम संयुक्त, इस संयुक्त दीर्घम से कट के बनल हो। एक है अलगे 16 प्लुत। कुल मिला के इतना वर्गीकरण होला, नोट करा। कुल स्वर का वर्गीकरण हुआ है। तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं और इसके आगे कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे ताकि आप लोग एंजॉय करेंगे, है ना। ये बहुत मतलब इसे बर्डन के लिए क्लास नहीं है, ये बस एंजॉय के लिए है ताकि आप एंजॉय में पढ़ सकें चीजों को, ठीक है। इसलिए इसकी भाषा भी थोड़ा सा मतलब आम भाषा भोजपुरी रखी गई है और बहुत ज्यादा हम लोग खड़ी बोली और स्टाइल मारने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, इसको आराम से समझते हुए चलेंगे। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो महिलाएं हैं जो घरों में टाइम नहीं पाती कई बार, वो भी अगर इसको पढ़ें तो आसान भाषा में समझ सकें, उनकी भाषा है ना। और अगर जो समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग लिखेंगे, कमेंट बॉक्स चल रहा है आपके लिए, है ना, उसमें लिखिए आप लोग और उसका पक्का है क्या किया जाएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसका निदान किया जाएगा। बात समझ आई। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।